हम ये समझ लें कि बीमार क्यों होते हैं, तो आयुर्वेद कहेगा कि आपके शरीर का वात पित्त कफ अगर असंतुलित हुआ तो आप बीमार पड़ेंगे। इसका माने वात पित्त कफ संतुलित रहे तो बीमारी नहीं आएगी। तो आप कभी भी बीमार ना पड़े जीवन में, इसके लिए वात को, पित्त को, कफ को संतुलित रखें। अब आप पूछेंगे इसके लिए क्या करना? वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए कुछ 4 नियम हैं, उनका पालन करें। पहला नियम है खाना खाने के बाद पानी ना पिए। ये पहला नियम है। इसको लिखा गया भोजनांते विषम वारी। भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन के अंत में, विषम माने विष के जैसा, वारी माने पानी। तो भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, माने भोजन के अंत में पानी कभी भी ना पिए। ये है नियम। आप कहेंगे ये तो बड़ा उल्टा नियम, हम तो भोजन के बाद लोटे पे लोटा पानी पीते रहते हैं, और कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं, और नियम उल्टा है, भोजन के बाद पानी ना पिए। तो क्यों है ये नियम, कारण क्या है इसका, वो समझ लें तो आप इसको फॉलो कर पाएंगे। बात ऐसी है कि जो कुछ भी आप भोजन करते हैं ना, वो सारा भोजन आपके पेट में एक स्थान पर एकत्रित होता है। उस स्थान को जठर कहते हैं। जठर सुना होगा आपने, जठर मराठी शब्द है, संस्कृत से आया जठर। जठर को हिंदी में आमाशय कहते हैं, अंग्रेजी में एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। तो जठर नाम के स्थान में सारा भोजन एकत्रित होता है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फल जो भी खाते हैं वो सब जठर में आता है। जठर में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको कहते हैं जठर अग्नि, मिला के कहते हैं जठराग्नि। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप भोजन करते हैं तो जठर में अग्नि प्रदीप्त हो जाती है भोजन को पचाने के लिए। अब जैसे ही अग्नि प्रदीप्त हुई, अग्नि जली, आप गटागट पानी पी लेते हैं और खूब ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर। परिणाम क्या होता है, सारी अग्नि शांत हो जाती है। अग्नि शांत हो गई तो भोजन का पाचन रुक गया, भोजन नहीं पचेगा। फिर भोजन सड़ता है और सड़ा हुआ भोजन विष उत्पन्न करता है, और वो विष शरीर में इकट्ठा होता है टॉक्सिक वेस्ट के रूप में, और वो जिंदगी में 103 रोग पैदा करता है। इसलिए महर्षि बागभट्ट कहते हैं भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी मत पियो, जठर अग्नि को जलने दो ताकि खाना ठीक से पच जाए। तो आप बोलेंगे फिर पानी कब पिए? जब आप खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं तो अग्नि प्रदीप्त होती है। ये अग्नि क्या करती है, भोजन को सॉलिड और लिक्विड में मिक्सिंग कराती है, खिचड़ी बनता है सारा, पेस्ट में बदलता है, और थोड़ी देर के बाद ये जो पेस्ट है ना वो रस में बदलता है, और फिर उस रस में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, अस्थि, मेद आदि बनता है। मल मूत्र काम का नहीं है तो शरीर उसे छोड़ देता है, बाकी चीजें काम की हैं, शरीर उसे धारण कर लेता है। लेकिन ये जो अग्नि के प्रदीप्त होने का सबसे अच्छा जो समय है वो भोजन करने से लेकर 1.5 घंटे तक रहता है। 1.5 घंटे के बाद सामान्य रूप से भोजन रस में बदलना शुरू होता है। जब भोजन रस में बदलता है तब पानी की जरूरत पड़ती है, तब पानी पिए, माने भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पिए। ये एक नियम अगर आप पालन करें ना तो वात पित्त कफ तीनों जीवन भर संतुलित रहेंगे, आप बीमारी नहीं पड़े। कितनी अच्छी व्यवस्था है, देखिए। स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बीमार पड़ना बहुत टेढ़ा काम है। अब आप इस नियम के बारे में और एक प्रश्न कर सकते हैं कि भोजन के पहले पानी पिए क्या? हाँ, भोजन के पहले पानी पी सकते हैं। कितना पहले? लगभग 48 मिनट पहले, 50 मिनट पहले पेट भर के पानी पी सकते हैं। फिर आपके मन में सवाल आएगा, भोजन के बीच में पानी पी सकते हैं क्या? बीच में थोड़ा पानी पी सकते हैं जब इमरजेंसी हो। इमरजेंसी माने खांसी आ गई, गले में खाना फंस गया, थोड़ा पानी पी लो, और किसी कारण से खाना फंस गया, थोड़ा पानी पी लो। तो बीच में पानी तब पियो जब कोई आवश्यकता हो, वरना भोजन के 1.5 घंटे बाद पीना सबसे अच्छा। पहले पिए 48 मिनट पहले, बाद में पिए 1.5 घंटे बाद। बहुत अद्भुत नियम है, मैं इसका 20 साल से पालन कर रहा हूं। अब एक इंटरेस्टिंग बात और, आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि पानी तो नहीं पिए, कुछ और पी सकते हैं क्या?
मन में तो आता है ना प्रश्न। तो आयुर्वेद ने इसका उत्तर दिया, भोजन के तुरंत बाद ताक पी सकते हैं, मज्जिगे, ताक, लस्सी, छाछ। और भोजन के तुरंत बाद जूस पी सकते हैं, फलों का रस। और भोजन के तुरंत बाद चाहें तो दूध भी पी सकते हैं। पानी 1.5 घंटे बाद पीना। ताक कब पीना, लस्सी कब पीनी, मज्जिगे कब पीना? लंच में, दोपहर के भोजन के बाद आप ताक पीजिए, लस्सी पीजिए। रात्रि भोजन के बाद आप दूध पीजिए, डिनर के बाद। और सुबह का जो भोजन है ना, ब्रेकफास्ट, इसमें जूस पीजिए। सुबह जूस, दोपहर को ताक, रात को दूध। भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, पानी 1.5 घंटे बाद। अब आपके मन में और एक प्रश्न आएगा कि एक तरफ आयुर्वेद कहता पानी मत पियो, दूसरी तरफ आयुर्वेद कह रहा जूस पियो, तो जूस में तो पानी है। एक तरफ आयुर्वेद कहता है कि पानी मत पियो, लेकिन कहता ताक पियो, ताक तो पानी ही है। तो आपको लगेगा ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये जो पानी होता है ना, जब अकेला होता है तो उसके अपने गुण धर्म उसमें होते हैं। जब पानी किसी चीज में मिला दिया जाता है तो उसके गुण धर्म छोड़ देता है। जैसे ताक आपने बनाई तो पानी दही में मिलाया तो पानी में दही के गुण आ जाएंगे। जूस में आपने पानी मिलाया तो फल वाले गुण पानी में आ जाएंगे। दूध में पानी मिलाया तो दूध वाले गुण आ जाएंगे। पानी के बारे में एक गाना सुना आपने, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा। मैंने पानी को जिसमें मिलाओगे वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए ताक पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी 1.5 घंटे के बाद पे। ये एक नियम का पालन आप जरूर करें, जीवन भर वात पित्त कफ आपका संतुलित हो जाएगा, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अब दूसरा एक नियम है आयुर्वेद का, वो ये कि पानी को घूंट घूंट भर के पिए, सिप सिप करके पिए। पानी को ऐसे घटाकर ना पिए, थोड़ा थोड़ा पिए। एक सिप पानी पिया, थोड़ी देर रुके, फिर एक सिप पिया, फिर रुके, फिर एक सिप पिया, फिर रुके। इस तरह से पानी पीना शुरू करें। जैसे गर्म चाय पीते हैं, गर्म कॉफी पीते हैं, ऐसे पानी पीना। क्यों पीना? कारण क्या? कारण यह है कि आपके मुंह में लार बनती है। ये लार जो है ना, पानी के साथ मिलकर अंदर जाती है। लार जो है ना, ये क्षारीय होती है, एल्कलाइन होती है, और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, एसिड बनता है। तो क्षार जो लार है, ये पानी के साथ मिलके बार बार अंदर जाए तो पेट के अम्ल को शांत रखती है। और जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है उनकी जिंदगी में रोग नहीं आते कभी। इसलिए पानी को घूंट घूंट भर के पिए, सिप सिप करके पिए। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं। मनुष्य को छोड़कर सभी पशु पक्षी इन दोनों नियम का पालन करते हैं। मनुष्य को छोड़कर सभी पशु पक्षी दोनों नियम का पालन करते हैं। आप किसी पशु को देखो, जानवर को देखो, गाय को देखो, भैंस को देखो, बैल को देखो, वो खाना खाते हैं सुबह सुबह, लेकिन कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीते। मैंने कई बार ये करके देखा, गाय को सुबह खाना दिया और सामने पानी रख दिया, वो पानी की तरफ देखती भी नहीं। पहले खूब पेट भर के खाना खाती है, खाना खाने के बाद चुपचाप बैठ जाती है, फिर मुंह चलाती है, जुगाली करती है, उसके 2 तास नंतर ही पानी पीती है। गाय को इतनी अकल है, भैंस को भी है। हम कई बार कहते हैं ना भैंस मूर्ख होती है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा अकल है उसको। वो भी सुबह सुबह खाना खाती है, खूब खा के खाना बैठ जाती है, मुंह चलाती है, 2-3 तास नंतर पानी पीती है भैंस। बैल भी ऐसे ही करता है। कुत्ते को देख लो, कुत्ते को देखो, शेर को देखो, चीते को देखो, किसी भी पशु को देखो, वो आयुर्वेद के नियम का पालन करता है। पक्षियों को देखो, पक्षी सुबह सुबह दाना चुगते हैं, फिर उड़ जाते हैं, 2-3 तास नंतर वापस आते हैं, फिर पानी पीते हैं। और पक्षी पानी कैसे पीते हैं? एक एक सिप, उनका चोंच पानी में डालेंगे, 1 ड्रॉप पानी का उठाएंगे, फिर ऐसे ऐसे चोंच चलाएंगे, फिर पिएंगे, फिर दूसरा ड्रॉप उठाएंगे, फिर चोंच चलाएंगे, फिर तीसरा, ऐसे पानी पीते हैं सारे पक्षी। इसलिए किसी पक्षी को मैंने ओवरवेट नहीं देखा। सभी पक्षी स्लिम और ट्रिम। ये तो मूर्ख मनुष्य है जो नियम जानता नहीं, मानता भी नहीं, कुछ भी करता है
तो वो मोटा 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 होता जाता है। पक्षी नहीं होते कभी ओवरवेट नहीं होते, पशु भी ओवरवेट नहीं होते, और जल्दी उनको डिसीज नहीं आते क्योंकि वो पक्के आयुर्वेद के चेले हैं, सबके सब आयुर्वेद का पालन है। और मुझे हैरानी होती है कि पक्षियों को आयुर्वेद सिखाता कौन है, उनका तो कोई गुरु नहीं है, लेकिन बाई बर्थ जन्म से वो ये नॉलेज लेके आते हैं। तो आप तो कर ही सकते हो जब पशु पक्षी कर सकते हैं। मैं तो कई बार ऐसा देखता हूं कि पशु पक्षी मनुष्य से ज्यादा होशियार हैं, इसलिए आप कभी किसी जानवर को गाली नहीं देना आज के बाद, वो आपसे ज्यादा होशियार। किसी को ये नहीं कहना तू जानवर है, उसको कहना हो तो कहना तू आदमी है, मनुष्य, अकल नहीं तुझे, समझ नहीं। बहुत इंटेलिजेंट है ये पशु। दोनों नियम को बराबर ध्यान रखिए। आप खाने के 1.5 घंटे बाद पानी सिप सिप करके, जब भी कोई पानी पीना हो सिप करके पीना। और मैं तो आपको कहूंगा हर लिक्विड को सिप सिप पीना, कोई भी लिक्विड है, जूस है तो, दूध है तो, ताक है तो, मज्जिगे है तो, सब सिप सिप करके पीना, जिंदगी आपकी सुखी हो जाएगी। तीसरा नियम है आयुर्वेद का, अष्टांग हृदयम का, सुबह उठो तो सबसे पहले पानी पीना। दिन की शुरुआत पानी से करना। सुबह उठते ही मुंह साफ नहीं करना, दातुन नहीं करना, ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना। रात को मुंह साफ करके सोना। क्यों? सुबह उठते ही मुंह में जो स्लाइवान है वो सब अंदर जाना चाहिए। सुबह की लार सबसे ज्यादा कीमती है, हाईली एल्केलाइन है। सुबह की लार की कीमत पता है कितनी है? अमेरिका में, आप हंसेंगे इस बात पर लेकिन ये सच्चाई है, अमेरिका में कुछ कंपनियां लार का बिजनेस करती है, मालूम है? ये जो मुंह की लार होती है ना, उसको शैशे में भर के वो बेचते हैं, और 10 मिलीग्राम का शैशे 10,000 रुपए का मिलता है। और जो कंपनी अमेरिका में ये बिजनेस करती है, उसको एक बार मैंने पूछा कि आप ये सब कहां से लाते हैं लार? तो उनका कोई मशीन से तो बन नहीं सकती है। मैं पूछा फिर कहां से लाते हैं? तो उन्होंने कहा हम बहुत सारे अमेरिकन लोगों को अपनी कंपनी में बुलाते हैं और एक बहुत बड़ा टब रखते हैं और कहते हैं थूको इसमें। मैं पूछा वो क्यों थूकते हैं आपके यहाँ आगे? तो वो कहते हैं उनको हम डॉलर्स देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो थूकते हैं। फिर उस लार को वो शैशे में बंद करते हैं। 10-10 मिलीग्राम का शैशे 10,000 रुपए का बिकता है। मैं पूछा कौन खरीदता है इसको? तब उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मुंह में लार बनना बंद हो जाती है वो खरीदते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको कैंसर होता है। कैंसर की जब 4th स्टेज आती है ना, तो मुंह में लार बनना बंद हो जाती है, तब वो शैशे खरीद खरीद के मुंह में डालते हैं। हाँ, ये सच्चाई है। अब आप सोचो कि जिस लार को आप थूक देते हो सुबह सुबह, वो 10,000 रुपए की है, फोकट में थूक रहे हो आप। मत थूको इसको, ये पीने के लिए है, थूकने के लिए नहीं। और मैं आपको फिर एक ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, मनुष्य को छोड़कर कोई पशु पक्षी नहीं थूकता। देख लो आप, ये मनुष्य है जो थू 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 मचाए रहता है। और गुटखा खाने वालों का तो सत्यानाश। एक तो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 10-10 हजार रुपए थूक रहे हैं एक बार में, सोचो। और दूसरी सड़क खराब कर रहे हैं, दीवार खराब कर रहे हैं। गुटखा मत खाओ, थूकना पड़ेगा, ये बहुत कीमती चीज है जो थूक रहे हो। इसकी कीमत तब समझ में आती है जब ये बनना बंद हो जाती है, बहुत महंगी पड़ती है फिर। इसलिए सुबह की लार थूकने के लिए नहीं है, उठते ही पहले पानी पियो ताकि ये सब अंदर चली जाए। और आपको मालूम है ये लार में सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। आपने देखा है जानवरों को वो अपनी चोट कैसे ठीक करते हैं? लार से चाट चाट के ठीक कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कुछ फोड़ा फुंसी हो गया, घाव हो गया और वो हील नहीं हो रहा है, आप लार लगाओ, अप्लाई करो, इमीडिएट हीलिंग शुरू होती है। मैं आपको एक मेरा पेशेंट है उसका केस बताऊं। ऑस्टियोमाइलाइटिस का एक केस मेरे पास आया। उसको पांव में ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ था। उसके लगा और कुछ कर सकता हूं? मैंने कहा गाय की लार मिल जाए तो उसको अप्लाई कर दो।
तो उसने ये किया, गाय की थोड़ी लार, बैल की थोड़ी लार, अपनी थोड़ी लार, ये सब मिला के 8 महीने में ऑस्टियोमाइलाइटिस जड़ से ठीक हो गया। जो पांव कटने वाला था वो बिल्कुल सुरक्षित। ऐसे अद्भुत परिणाम है इस लार के। आपको कभी भी नहीं पीना, चिल्ड वाटर गलती से भी नहीं पीना। कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडे पानी की डेफिनेशन क्या है? ठंडे पानी की परिभाषा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का जितना पानी है वो ठंडा है। रेफ्रिजरेटर का पानी ठंडा है क्योंकि वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। बर्फ डाला हुआ पानी ठंडा है क्योंकि वो 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो बर्फ का पानी, रेफ्रिजरेटर का पानी गलती से भी नहीं पीना। तो कौन सा पानी पीने? मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। उसका जो टेम्परेचर है ना वो रूम टेम्परेचर के बराबर है। और आपका जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो भी रूम टेम्परेचर के लगभग बराबर है। बॉडी का अंदर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो चलेगा पानी, मिट्टी के घड़े का पानी पियो, बर्फ का नहीं, रेफ्रिजरेटर का। क्यों नहीं पिए? मैं सरल तरीके से समझाता हूं आपको। बात है तो टेक्निकल लेकिन सरल तरीके से समझाऊंगा। आप जब ठंडा पानी पीते हैं ना, बहुत ठंडा पानी, तो पेट तो गर्म है, पानी तो ठंडा है। अब गर्म पेट में आप ठंडा पानी डालेंगे तो झगड़ा होने वाला है। या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। मान लीजिए पानी ने पेट को ठंडा किया, पेट ठंडा होते ही हृदय ठंडा होगा, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होगा, मस्तिष्क ठंडा होते ही आप ठंडे होंगे और आपके ठंडे होते ही राम नाम सत्य हो जाएगा। आपको मालूम है, जैसे ही आपका शरीर ठंडा होता है लोग उसको टच करना भी बंद कर देते हैं। हाँ, जब तक शरीर गर्म है ना उससे लिपट लिपट के रोते हैं, चिपट चिपट के रोते हैं, और ठंडा होते ही दूर कर देते हैं। घर में भी नहीं रहने देते, घर के बाहर रख देते। जो घर आपने लाखों रुपए में बनाया अपनी मेहनत से, उसी में से निकाल के बाहर फेंक देते हैं सड़क पे कि लेके जाओ इसको। कहाँ लेके जाए? जलाने के लिए। ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है, तो ठंडा पानी मत पियो। अब मैं जो दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, होता वास्तव में ये है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं तो पेट पानी को गर्म करेगा, और पानी गर्म होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो सारे शरीर का ब्लड पेट की तरफ आएगा पानी को गर्म करने। तो ब्लड की कमी दूसरे ऑर्गन्स को हो जाएगी, और एक दिन में 10 बार आपने ठंडा पानी पिया तो ये 10 बार होने वाला है। और किसी ऑर्गन को ज्यादा देर ब्लड नहीं मिला तो वो ऑर्गन हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। इसलिए ठंडा पानी ना पिए। और ठंडा पानी पीने का एक और प्रॉब्लम है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं ना तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो ऐसे ओपन पाइप के जैसे होती है। ठंडा पानी पियो तो वो संकुचित हो जाती है, और बार बार ठंडा पानी पियो तो लगभग बंद हो जाती है। और अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन आपकी बंद हो गई, संकुचित हो गई, तो संडास साफ नहीं होगी, तो कॉन्स्टिपेशन होगा और सैकड़ों बीमारियां आपको आएंगी। अमेरिका में लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर। अमेरिकन लोग पता है क्या करते हैं? पानी को फ्रिज में रखते हैं, 5-6 दिन ठंडा हो जाता है, फिर उसमें आइस क्यूब डालते हैं, फिर पीते हैं। दुष्परिणाम क्या है? मैक्सिमम अमेरिकन लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित है, तो वो सुबह सुबह जब संडास घर में जाते हैं ना 2-2 तास बाहर ही नहीं आते, अंदर ही बैठे रहते। उनको पूछो आप क्या करते हो 2 तास संडास घर में? वो कहते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? वो कहते हैं पोर्ट साफ नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है। एक बार एक अमेरिकन व्यक्ति को मैंने पूछा कि आपने आपके घर में ये कमोड सीट क्यों बनवाया, इंडियन स्टाइल का क्यों नहीं बनाते? उसने कहा इंडियन स्टाइल के टॉयलेट पॉट पे 5 मिनट बैठ सकते हैं, मुझको 2 तास बैठना पड़ता है, 2 घंटे। इसलिए मैं कमोड सीट बनाता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ। फिर मैंने कहा फिर क्या होता है? तो उसने कहा स्टूल पास नहीं होता। फिर मैंने कहा फिर क्या करते हो? तो उसने कहा सारी ताकत लगाता हूँ, फिर भी पास नहीं।
फिर मैंने कहा आगे, तो उसने कहा गाना गाता हूं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी वो आती नहीं। फिर मैंने कहा इसके आगे, तो उसने कहा जब वो भी नहीं आती तो दूसरा गाना गाता हूं, एक बार आजा आजा आजा, फिर भी नहीं आती। ये समस्या ठंडे पानी से पैदा होती है। और आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, कोई अमेरिकन आपके पास अगर बैठ गया और वो मुंह खोल के हंस दिया तो आपको वॉमिट हो जाए, इतनी बदबू आती है उसके मुंह से। बदबू आने का कारण क्या है? पोर्ट साफ नहीं। और अमेरिकन लोग पता है अपने मुंह की बदबू को छुपाने के लिए लिस्ट्रीन स्प्रे करते रहते हैं। इतने मूर्ख हैं, पोर्ट साफ नहीं करते, लिस्ट्रीन स्प्रे करते हैं। और एक दूसरी समस्या है, ये अमेरिकन लोगों को पसीने में भी बदबू आती है, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो सब बदबू ही बदबू आने वाली है, तो डिओड्रेंट स्प्रे करते रहते हैं। मूर्खों के मूर्ख, कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं करते, बाकी सब करते हैं। आप मत करना ये गलती, ठंडा पानी पीना ही नहीं करें। आपका जो रेफ्रिजरेटर है ना, इसमें पानी रखना ही नहीं, ये पानी रखने के लिए है ही नहीं, ये तो मेडिसिन रखने के लिए बना, ये पानी रखने के लिए नहीं। पानी के लिए तो मिट्टी का घड़ा लाओ, उसमें पानी रखो, वो गर्मियों में पियो और सर्दियों में कोमट पानी पियो, गुनगुना पानी। एक और फायदा होगा, भारत में 21 कोटि परिवार है, सब लोग अगर मिट्टी के घड़े का पानी पीने लगे तो 21 कोटि घड़े माटले बनेंगे। कितने कुम्हारों को जिंदगी भर के लिए रोजगार मिलेगा, सोचो। और पानी भी शुद्ध होगा, क्योंकि मिट्टी के संपर्क में आकर पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। तो ये 4 नियम मैंने बताए, आप इनका पालन करें। पहला नियम, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए। पानी के दूसरे नियम में सिप सिप करके पानी पिए। तीसरा नियम, सुबह उठते ही पानी पिए। कितना पिए? सुबह 2-3 गिलास पिए। पहले 1 गिलास की आदत डालें, फिर 1.5 गिलास कर दें, फिर 2 कर दें, फिर 3 तक पी सकते हैं। और चौथा और आखिरी नियम, ठंडा पानी कभी ना पिए। और इसके साथ 3 उप नियम बताता हूं। एक रूल होते, एक सब रूल। आयुर्वेद का एक सब रूल है, जिंदगी में बात को संतुलित रखना है, जिंदगी भर कभी भी बात आपको तकलीफ ना करे, क्योंकि बात से होने वाली बीमारियां 80, बात सबसे ज्यादा खराब है, 80 बीमारियां करता है। पित्त से होने वाली बीमारियां 40 है, कफ से होने वाली बीमारियां 20 है। तो बात को ठीक रखिए तो 80 बीमारियां नहीं आएंगी। तो इसके लिए एक सब रूल है कि जिंदगी भर शुद्ध तेल खाइए तो बात की बीमारी नहीं आएगी। तेल शुद्ध खाइए। अभी जो आप तेल खाते हैं ना, बाजार से लाते हैं, इस तेल में मिलावट बहुत है। जितना भी तेल आप बाजार से लाएं, वो शेंगा का तेल लाएं या नारियल का तेल लाएं, सभी बाजार के तेलों में पामोलिन तेल मिला हुआ रहता है। भारत सरकार ने कानून बना रखा है कि तेल में पामोलिन तेल मिला के बेचो। और ये पामोलिन तेल विदेशों से इंपोर्ट होता है, ये भारत में नहीं आता, बनता ही नहीं। और इस तेल की तकलीफ ये है कि ये डाइजेस्ट नहीं होता। तो पामोलिन तेल को शरीर डाइजेस्ट तब कर पाता है जब शरीर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री के ही आसपास है। तो हम पामोलिन तेल डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो फिर बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है, और वही तेल फिर आपको हार्ट अटैक का कारण बनता है, कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज करा देता है, पैरालिसिस करा देता है। इसलिए शुद्ध तेल खाइए। आप बोलेंगे शुद्ध तेल कैसा? आपका शेंगा लेके जाइए, और कोई तो ऑयल मिल होगा मड़गांव में, उस ऑयल मिल को शेंगा दीजिए, वो ऑयल निकाल के आपको देगा, वो तेल खाइए। आपका नारियल लेके जाइए, नारियल का तेल अपने सामने निकलवाइए, वो तेल खाइए, शुद्ध तेल खाइए। और मेरा तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है, कभी भी रिफाइंड तेल मत खाइए। डबल रिफाइंड तो गलती से भी मत लाइए, क्योंकि तेल को रिफाइंड और डबल रिफाइंड करने का मतलब है उसमें केमिकल्स को डालना। आजकल क्या हुआ है, तेल की जो चिकनाई है उसको निकालने के लिए रिफाइनिंग करते हैं तेल की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चिकनाई है ना, सारा प्रोटीन तेल का उसी चिकनाई में होता है, और अगर चिकनाई निकल गया तो प्रोटीन निकल गया, फिर तो वो तेल पानी से भी ज्यादा बेकार है। मत खाइए रिफाइंड और डबल रिफाइंड। शुद्ध तेल खाइए, जीवन भर बात आपको ठीक रहेगा। अब शुद्ध तेल के लिए कोई व्यवस्था कर लीजिए,
एक मशीन लगता है छोटा सा, 25, 30, 40 हजार रुपए में लग जाता है। कोई एक व्यक्ति लगा सकता है मडगांव में, 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा स्पेस में वो मशीन लग जाता है और दिन भर आप उस मशीन को चलाइए, तेल निकाल के देता है। वो मशीन भारत में हर जगह इजीली भी अवेलेबल है, वो लगवा लीजिए, उससे शुद्ध तेल निकलवा के खाइए। या पहले से कोई ऑयल मिल चलाता हो यहाँ पर, उसके पास से तेल निकले, तेल शुद्ध खाइए। और इसी तरह का एक सब रूल है आयुर्वेद का कि तूप हमेशा गाय का खाइए। गाय का दूध, दूध को दही बनाए, दही में से ताक बनाए, ताक से मक्खन निकालें, मक्खन को गर्म करें, ये जो तूप है यही खाइए। भैंस का तूप मत खाइए। भैंस का तूप आयुर्वेद में कहा गया है उन्हीं लोगों को खाना चाहिए जो कुश्ती लड़ते, जो दिमाग से काम नहीं करते, शरीर से काम करते। एक रोग होता है उसको भस्मक रोग कहते हैं, भस्मक रोग वालों को भैंस का दूध खिलाया जाता है। आप मत खाइए। आप एक तो कुश्ती नहीं लड़ते, दंड बैठक नहीं लगाते, इसलिए भैंस का दूध मत खाइए, गाय का खाइए। आप बोलेंगे खाएं भैंस का दूध तो भैंस जैसे हो जाएंगे, हो जाएंगे। गाय का दूध खाएंगे गाय जैसे हो जाएंगे, भैंस का खाएंगे भैंस जैसे हो जाएंगे। भैंस की क्वालिटी आपको माहिती है ना, कीचड़ में जाके बैठ जाती है, गाय कभी नहीं बैठती। और भैंस का जो बच्चा होता है ना, वो जन्म लेते ही जमीन पे गिर जाता है, खड़ा नहीं रह पाता, 6-7 दिन पड़ा रहता है, इतना आलसी होता है। भैंस का दूध वैसा ही है, आलस से लाता है, ताजगी नहीं रहेगी शरीर में, स्फूर्ति नहीं रहेगी। गाय का दूध तो पित्त का कभी कोई रोग नहीं आएगा। डालडा मत खाइए कभी, दूध खाइए। और तीसरा और आखिरी सब रूल है आज के लिए जो मैं बताना चाहता हूं कि शुगर खाना बंद कर दीजिए, चीनी और गुड़ खाइए, गुड़। शुगर बंद करेंगे तो कफ की विकृति कभी नहीं आएगी शरीर, और कफ की विकृति से 20 रोग आते हैं, जिसमें सबसे खराब रोग है मोटापा, ओबेसिटी। ये कफ की विकृति का रोग। चीनी सबसे बड़ा दुष्परिणाम है मोटापे का, चीनी मत खाइए। और वैसे भी शुगर 50 रुपए किलो है, क्यों दिमाग खराब करना खा के उसको, हटाइए घर में से उसको। गुड़ लाइए, गुड़, गुड़ से भी अच्छी काकवी लाइए, काकवी। तो या तो काकवी खाइए या तो गुड़ खाइए। गुड़ और काकवी सब मिलती है इस देश में। और गुड़ जब लेके आए तो शुद्ध गुड़ लाइएगा। जो बहुत सफेद गुड़ आता है ना, व्हाइट कलर का, वो निरमा वॉशिंग पाउडर से बनता है, उसे मत लाना पड़ेगा। काला काला जो गुड़ आता है, लाल लाल जो गुड़ आता है, वो लेके आओ। तो शुद्ध गुड़ खाएंगे कफ ठीक रहेगा, शुद्ध दूध खाएंगे गाय का, पित्त ठीक रहेगा, शुद्ध तेल खाएंगे तो वात ठीक रहेगा। तो कितना सरल है सुखी होना, निरोगी होना, स्वस्थ होना। हमारा एकमात्र लक्ष्य है भारत स्वाभिमान का कि देश के लोगों का 7 लाख कोटी रुपए बचाना है, जो फालतू खर्च हो रहा है बीमारियों के इलाज।